मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार और पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। उनका स्वागत करते हुए मैं बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। जानना चाहूँगा आपसे कि कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को, और जिस तरह से एक बड़ा ही टाइट शेड्यूल होता है। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि गोविंद सिंह राजपूत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे थे कि मुझे तो याद नहीं आता मैंने इसके पहले कभी देखा हो इस तरह का घटनाक्रम। कैसे आप देखते हैं कि उनका रुकना, सत्ता और संगठन पर बात करना पार्टी के जनप्रतिनिधियों से, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से? जी, मुझे लगता है शरद जी, बहुत प्रधानमंत्री बहुत रिलैक्स हैं इस वक्त। वो जब मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो उनके साथ 1998 के भी कुछ तस्वीरें होंगी। 1998 की भारतीय जनता पार्टी भी उनके सामने होगी जब वो मध्य प्रदेश के यहाँ प्रभारी हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ें उनको पता है। पिछले 12 साल से तो वो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्थितियों के बारे में ज्ञान है। लेकिन अब ये जो दो हिस्से हैं इनकी यात्रा के, एक संगठन वाला है, पार्टी के लिए है, दूसरा GIS का है, वो एक सरकारी कार्यक्रम है। और मध्य प्रदेश उनकी प्राथमिकता में है, ये भी उन्होंने एक मैसेज तो दिया है। और प्राथमिकता वो पार्टी से शुरू होकर सरकार तक है जी। तो जो पार्टी के बीच में जो बात कहनी थी कि कोऑर्डिनेशन तो हमेशा एक विषय रहता है राजनीति में। राग द्वेष या प्रतिद्वंदिता हमेशा होती है। और प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि इस पूरी जो मीटिंग होगी उसमें कोई किसी की शिकवे शिकायत सुनने के लिए नहीं है। वो एक जो मूल मंत्र होता है जिसे, वो एक मंत्र वो देंगे कि कैसे आगे चलना है। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली के बाद की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति अब देश में होने वाली है। तो जो आगे की जो राजनीति होगी वो मध्य प्रदेश से कोई बड़ा संदेश मुझे लगता है कि पूरे देश में वो देंगे कि किस तरह से अब आगे की रणनीति है और कार्यक्रम। दिनेश जी, मोदी जी के पूरे, अगर हम करीब करीब 11 साल के कार्यकाल को देखें तो एक सोच बहुत साफ लेकर वो आगे बढ़े हैं। कुछ बड़े फैसले करना ये उनकी फितरत में, उनके गेम प्लान में, पॉलिटिकल गेम प्लान में शुमार रहा है। पहले टर्म में नोटबंदी ने बहुत हलचल पैदा की और उन्होंने बिना किसी झिझक के एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बल्कि उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि साहब ये इससे क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन वो इन फैसलों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिर GST की बात सामने आई। GST को लेकर भी ये कहा गया कि दुनिया में, देश की तो बात छोड़िए, दुनिया में जिन सरकारों ने GST को लागू किया वो सत्ता में लौट नहीं पाई। फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक की बात आती है। ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा फैसला था। फिर समान नागरिक संहिता को लेकर हलचल पैदा होती है। अनेक ऐसे कानून हैं जिनको उन्होंने रद्दोबदल, जो अपनी प्रासंगिकता, अपना रेलेवेंस खो चुके थे, उनको वो हटाते हैं। तो क्या अब जिस तरह से हमें दिल्ली दिखा है और जिस तरह से उन्होंने संगठन में भी नारी शक्ति को स्थान दिया है, बीजेपी इसको लेकर बहुत लीड लेती है और ये माना भी जा रहा है कि 27-28 तक जो आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक है, वो भी संभावना है कि लोकसभा में आकार लेगा, पारित होगा। तो क्या अब ये माने कि अगला जो उनका बड़ा कदम है वो महिलाओं की भागीदारी अपनी पार्टी में बढ़ाना और राज्यों में भी महत्वपूर्ण पदों पर उनको दायित्व सौंपना होगा? आप 2014 से शरद जी देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो ऐसे किसी भी मुद्दे से अपने आप को अलग नहीं किया जिसको लेके परंपरागत राजनीति में ये मानते थे कि बड़ा कंट्रोवर्शियल सेंसिटिव इशू है जी। उन्होंने एक स्टैंड लिया। आप जी। ट्रिपल तलाक पर भी यदि स्टैंड है तो वो राजनीतिक तौर पर हम उसे कुछ भी कह सकते हैं जी। लेकिन आप देखेंगे ना कि महिला आरक्षण का जो बिल है वो भी तो एक किसी का एक हिस्सा है। आप जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक से लेकर आप लोकसभा, राज्यसभा में यदि रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एक बड़ा बड़ा मुद्दा है और वो राजनीति को पूरी तरह से बदल चुके हैं एक दशक में। आप देखिए कि जो राजनीति है, पहले कांग्रेस द्वारा तय मुद्दों पर राजनीति हुआ करती थी, अब उन्होंने पूरा एक जो सिनेरियो है वो चेंज कर दिया। अब कांग्रेस जो है उनको फॉलो करने की कोशिश करती है, जो अब मुझे नहीं लगता है कि वो उनके बस की बात नहीं है कि अब वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर सालों तक संघर्ष किया, जब वो उनके मुद्दे जो है परिपक्व हो गए हैं और लोगों के बीच अपने एक मैसेज दे चुके हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी से उस तरह से कांग्रेस के लिए अब जो है चुनौतियां ज़्यादा हैं। और जो वो चाहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात होती थी, आप देखिए ना धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के बाद क्या है, बिहार है, बिहार के बाद बंगाल है। जो भारतीय जनता पार्टी
के लिए जो महत्वपूर्ण राज्य रहे हैं, एक एक करके उन राज्यों में उनकी सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के इसके कारण जो उनका वोट बैंक है कांग्रेस का, वो भी बहुत कमज़ोर हुआ। अब कांग्रेस को तो ये तय करना है कि उसका वोट बैंक आखिर है कौन सा। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये भी एक अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री आखिर 2 घंटे तक क्या बात करेंगे। जैसा दिनेश जी ने हमें बताया कि इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ना वो शिकायत सुनेंगे और ना मध्य प्रदेश में कोई ऐसा मसला है कि जो नाराज़गी हो, शिकवा शिकायत हो। तो जाहिर तौर पर एक मंत्र तो ये हो सकता है, दिनेश जी से और समझूंगा, कि आप 160 से ऊपर का जनादेश लेकर आपने 2023 में सरकार बनाई है, जिसको आप कह सकते हैं थंपिंग मेजॉरिटी से बनाई है, और दूसरी बात 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती हैं, तो जीत का खुमार अपने सर पर हावी मत होने दीजिए। दिनेश जी, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये तो है ही, क्योंकि आपने जो है जीत पर यदि आपने अपना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपका आया तो अल्टीमेटली पतन होता है। ये जो कंटिन्यूटी हम देखते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक के बाद एक कार्यक्रम होते हैं, लोगों को व्यस्त रखते हैं, तो ये सोच ही नहीं आ पाता कि कोई हमको कोई इतराने का कोई वक्त है या कुछ है, तो वो अलर्ट करते रहते हैं, पार्टी कार्यक्रम देती रहती है, उनका जो टारगेट वोटर है उसके लिए भी कुछ ना कुछ होता है। आप देखिए ना कि उनका जो टारगेट वोटर है उसका माइंडसेट भी चेंज नहीं होता है। वो आप चाहे आप 2024 का लोकसभा चुनाव से लेके आप ये जो कार्यक्रम है महाकुंभ है ये, जिसमें आप देखिए इसमें जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है वोटर का उसी तरफ ले जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम परिसर में उन्होंने ये भी बात कही कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लेकर हमेशा से उसे निशाना बनाने की कोशिश होती है, और इसे वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिलता है। शुभांगी, कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में क्या क्या चीज़ें, और हैं कौन कौन निर्वाचित जनप्रतिनिधि और राज्यसभा मेंबर, एक बार ज़रा हमें बता दीजिए, अपडेट कर दीजिए कि इस बैठक में कौन कौन, जिसको बीजेपी की भाषा में कहते हैं कि अपेक्षित हैं। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए मोदी के साथ बैठक में कौन कौन होगा इसकी जानकारी अगर हमारे दर्शकों को दे तो देखिए, सबसे पहले तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद और सभी विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री। लेकिन इसमें खास बात यह है कि मंच पर सभी के लिए कुर्सियां नहीं है, सिर्फ 5 कुर्सियां मंच पर लगी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और 2 डिप्टी सीएम के अलावा बाकी सभी मंत्रियों की जो स्थान है उससे आप देखिए निर्धारित किया गया है राउंड टेबल्स पर। और 2 पंक्तियां शुरुआत में जो स्टेज के जस्ट सामने हैं उसमें सभी केंद्रीय स्तर के मंत्री और मध्य प्रदेश के वो बड़े नेता जिनको स्थान दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आज मोदी की इस क्लास में बेहद खास रहेगी, और कार्यक्रमों में सहभागिता कितनी है, खास करके मॉनिटरिंग कितनी होती है इन योजनाओं की, जमीनी स्तर पर नेता कैसे जनता से कनेक्ट करते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम अभियानों के क्रियान्वयन पर भी वो बात कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो उस दौरान किसी भी टेबल पर जाकर प्रधानमंत्री किसी भी विधायक या सांसद से कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या कामकाज किस तरह से चल रहा है, पार्टी का कार्यशैली क्या है, क्षेत्रीय मुद्दों पर किस तरह से काम हो रहा है, इस पर भी विधायकों से और सांसदों से आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, और प्रधानमंत्री अपने नवाचारी प्रयोगों के लिए पहचाने जाते हैं शुभांगी, और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों की, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता पर बहुत ध्यान देते हैं कि आप आखिर कहाँ गए हैं, आप किधर गए हैं, और गए हैं तो आपने उसको सोशल मीडिया स्टेटस क्या आपका शो कर रहा है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में। मुझे याद है एक जनप्रतिनिधि सांसद मुझसे कह रहे थे कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब दिल्ली में वो तमाम चीज़ों को लेकर हमसे पूछते हैं कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव में कितना जाते हैं, कितने फीसदी गांव तक आप अब तक पहुंच चुके हैं, और वहां किन किन लोगों से, अपने मतदाताओं से मिलते हैं, और उनसे आपके संवाद का क्या रूप और स्वरूप होता है। ये बताता है कि उनका लेवल क्या है, और ये बीजेपी की एक ताकत भी है। दिनेश जी से मैं इसको और समझने की कोशिश करूँगा। दिनेश जी, ये खुद को तैयार रखती है, वो इस गलत फहमी में या खुशफहमी में नहीं रहती। आप देखिए ना कि जैसे किसी मैच में फाइनल में हार के बाद अगली तैयारी शुरू करते हैं। लोकसभा के नतीजे बहुत अपेक्षित नहीं रहे बीजेपी के लिए, बल्कि बड़ी निराशा रही, और समीक्षकों ने ये कहना शुरू कर दिया था
कि बीजेपी का स्वर्ण युग जो चल रहा था वो शायद अब पीछे लौटेगा। लेकिन उसके बाद के नतीजे अगर छोड़ें तो मुझे लगता है 2 विधानसभा चुनाव, एक झारखंड मुझे याद आता है और एक और राज्य है, उसके अलावा जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे आप हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें और सबसे नवीनतम दिल्ली की बात करें जहां 27 साल बाद आई, तो बीजेपी की ये जो एक एनालिसिस और स्टडी करने की ताकत है, इसे कैसे देखते हैं दिनेश जी आप? देखिए, ये जो कहीं कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं तो उससे आप सबक लेके आगे बढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए शिवाजी को यदि भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श मानती है तो उनकी जो उनका जीवन है उससे उसने बहुत कुछ सीखा है। वो राजनीति में उसको उतारने की कोशिश भी करती है, वो लगातार जो है उसको समझने की कोशिश करती है। जो पोलिंग स्टेशन की पॉलिटिक्स है भारतीय राजनीति में, वो तो भारतीय जनता पार्टी की देन है ना, कि भारतीय जनता पार्टी ने हर पोलिंग स्टेशन पर अपना कार्यकर्ता लगाया। पोलिंग स्टेशन पर ये उन्होंने मैपिंग की कि कौन सा परिवार, कौन सा वोटर उनकी आइडियोलॉजी या उनके मुद्दों से इत्तेफाक नहीं रखता, उनको समझाने की कोशिश भी की। तो एक जो बड़ा तंत्र राजनीति में लगता है, जब आप भारत जैसे देश में देखते हैं तो इसमें जो है हर तरह का तबका होता है, इसमें हर तरह की राजनीति, धर्म भी है, जाति भी है, इन सबके बीच आप सामंजस्य बिठा रहे हैं। आप देखिए एक मुद्दे को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चलती है कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं चल पाता। जितने मुद्दे विपक्ष उठाता है उन मुद्दों को कैसे मिलकर सामना करना है, उनकी जो यूनिटी है मुद्दों को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और उसमें संवाद महत्वपूर्ण है। इस संवाद का ही ये हम देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी सांसदों और विधायकों से बात करने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो ये जो है इससे दूसरे राज्यों में भी मैसेज जाता है कि पार्टी में उनकी बात सुनी जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे हम देखते हैं ना अन्य विपक्षी दलों में, वहाँ ये शिकायत होती है कि हम अपने नेता को अपनी बात कह ही नहीं पाते। कांग्रेस में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोगों को ने पार्टी छोड़ी है वो केवल संवाद की कमी के कारण छोड़ी, कि पार्टी के भीतर संवाद नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की समस्या नहीं होती और वही उसकी ताकत है। उसी ताकत से वो राज्य दर राज्य जो है अपना बहुमत हासिल करती जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा और हमने ये भी देखा है कि वो अपने एजेंडा बेस्ड इश्यूज़ को बहुत ही क्लेवरली उसको ट्रिगर करते हैं। जैसे दिल्ली में उन्होंने अपने एजेंडा यानी हिंदुत्व तो कहीं ना कहीं आता ही है, यमुना नदी की सफाई के मसले को उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, आप सहमत होंगे दिनेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। उसने हाँ एक गेम चेंजर रोल प्ले किया उसने। हाँ बिल्कुल। ये क्या होता है कि ये जो यदि कोई इशू उनको लगता है कि अब हमको दे दिया है पोजीशन ने, तो वो उसको छोड़ते नहीं हैं और उसको बिल्कुल आप देखिए कि आखिरी तक उस इशू पर वो स्टैंड करते हैं, नतीजे कुछ भी हों। लेकिन जो है वो आप बहुत सारे मुद्दे हमने देखे कि चुनाव के दौरान जो मुद्दे सामने आए उन्हीं का उन्होंने इस्तेमाल किया। आप यदि गुजरात के उनका जब वो मुख्यमंत्री थे तो मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी की बार बार जिक्र होती है, वो तो गेम चेंजर टिप्पणी हो गई थी उनकी। तो ये जो महत्वपूर्ण है कि आप इशू को किस तरह से किक करते हैं। और यहाँ भी देखिए मध्य प्रदेश भी वो आए तो सबसे पहले गए बागेश्वर धाम, जो इस समय देश के चर्चित संत हैं, युवा संत, और जिनकी ख्याति बाबा रामदेव, जिस तरह से उनका एक उद्भव हमने देश में देखा और वो भी बीजेपी के क्लोज रहे। तो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और पूर्व विधायक हैं और बहुत संभावनाएं हैं, पूर्व पत्रकार भी हैं, पत्रकार तो अभी भी हैं वो, और साथ ही गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए। उनका बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से ही गौतम जी से जानना चाहूँगा। प्रधानमंत्री का स्वागत तो करेगी ही कांग्रेस, संतोष गौतम जी स्वागत करेगी ही, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं हैं, पूरे देश के होते हैं, और ये बात आपके तरफ से भी, आपके कॉर्नर से भी अनेक बार आती है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मान सम्मान और निवेश को लेकर एक कोशिश हो रही है, उस पर आपका समीक्षात्मक आलोचनात्मक रुख हो सकता है, स्वागत है उसका भी। जी, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, हम प्रधानमंत्री की इस यात्रा का स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में और ये उम्मीद करते हैं कि जो पिछली 6 इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनमें जिस प्रकार से एमओयू और जो वास्तविक निवेश है उसके बीच में जो गैप रही, वो जब अगली अभी इन्वेस्टर समिट होने जा रही है कल और परसों में, वो उसमें जो एमओयू साइन हो उतनी लंबी गैप न रहे। पिछली बार का यदि हम आंकड़ा देखें 6 इन्वेस्टर समिट का, तो जो एवरेज निकल के आया वो 12% से अधिक नहीं है। और जो पिछली इन्वेस्टर समिट हुई थी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, जो 2023 में हुई, जनवरी 2023 में हुई, उसमें दावा किया गया था कि 15,40,000 करोड़ का निवेश आएगा।
लेकिन धरातल पर बहुत कम उतरा। आप समझ लीजिए कि उसमें से 15% धरातल पर उतरा, और 29 लाख रोजगार के जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, उसमें सरकारी आंकड़ा जो सरकार द्वारा दिया गया वो केवल 38,000 रोजगार का है, यानी 1.5% भी धरातल पर नहीं उतरा है। तो शरद जी, ये कोई मेरी आलोचना का विषय नहीं है कि मैं जानबूझकर कोई आलोचना कर रहा हूं, ये वास्तविक आंकड़े हैं, मैं जनता के सामने पेश कर रहा हूं। और इसके विपरीत एक मैग्निफिसेंट समिट जो वर्ष 2019 में हुआ था कमलनाथ सरकार के समय, वो सरकार केवल 15 महीने तक टिकी, लेकिन उसमें 74,000 करोड़ के जो एमओयू हुए थे, उसमें से 30,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा, यानी आप समझ लीजिए कि 40% से भी ज्यादा। तो ये साफ अंतर जो नीति नियत और जो इम्प्लीमेंटेशन का है वो साफ देखा जा सकता है कि केवल 15 महीने की सरकार रही और 30,000 करोड़ का निवेश ला सकती है, और एमओयू के जो आंकड़ा है उसमें से 40% को वास्तविक निवेश के रूप में उतार सकती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है कि 20 वर्षों की जो सरकार चली आ रही है उसको हम यदि पार्ट्स में डिवाइड नहीं करें कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव, अगर समग्रता से देखें तो 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में बहुत कुछ किया जा सकता था, वो नहीं हुआ है उतना, इसको भी स्वीकारा जाना चाहिए। कई उद्योग पीथमपुर, मंडीदीप आदि क्षेत्रों में बंद हुए, इसको भी स्वीकारा जाना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक की जो थोथी घोषणाएं हुई हैं और एमओयू जितने भी आए हैं उनको जितना इंप्लीमेंटेशन हुआ उससे कहीं इंप्लीमेंटेशन हो, इसकी हिदायत जरूर वो मोहन यादव सरकार को दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निवेश के लिए कहा जाता है हमेशा कि आप उसकी मांग नहीं कर सकते हैं, आप उसको आकर्षित कर सकते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई जबरन आप किसी उद्योगपति के ऊपर दबाव डालें कि नहीं आपको लगाना पड़ेगा, और अगर ऐसा आप कर भी दें किन्हीं कारण से तो वो लॉन्ग रनिंग लंबी दौड़ नहीं होगी वो। तो आपकी जो कंजेनाइटल पोजीशनिंग है, यानी उद्योग धंधों को आकर्षित करने के लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना अपीलिंग होगा उतने उद्योग धंधे आएंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलते हैं एक बार फिर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशनल सेंटर, जहां हमारे साथी मनोज लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर से पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री? वहां से तो निकल ही चुके होंगे, थोड़ी देर पहले हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी भारतीय सेना के वायुयान की। जी देखिए, खबरें जो आ रही, पॉलिटेक्निक चौराहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच गया और अगले 2 से 4 मिनट में मुझे लगता है जहां मैं खड़ा हूं इसी कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में यहां पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। और सबसे पहले जैसे ही वो पहुंचेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे जी की ही यहां एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, उसका अनावरण करेंगे, उस पर फूल माला अर्पित करेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम शुरू होंगे। मंच पर 5 लोग बैठने वाले, जैसा हम बता रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर 2 डिप्टी सीएम और बीडी शर्मा जी और खुद प्रधानमंत्री रहने वाले। उसके अलावा बाकी लोग जो है 5-5 लोगों की टेबलें लगाई गई है, उस पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश ने 29 सीटें लोकसभा की दी है, मध्य प्रदेश ने चौथी बार 163 सीटें दी है भारतीय जनता पार्टी को, तो जिसको लेकर बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और खासकर सांसद विधायकों में। लेकिन कहा यह जा रहा है, जैसा इंदर सिंह परमार से जब मसल न्यूज की बात हो रही थी, कि सत्ता और संगठन के बीच के कोऑर्डिनेशन पर भी वो बात करेंगे। तो यदि ये बात पर हम विश्वास करें तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कोऑर्डिनेशन को लेकर और बेहतर करने की जरूरत है मध्य प्रदेश? बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी एक संयोग है कि 2023 में जब सरकार बनी तो कई दिग्गज राजनेता जो केंद्र की राजनीति में थे, प्रहलाद पटेल जी की मैं बात करूंगा, राकेश सिंह जी की बात करूंगा और बात करूंगा कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी लंबा समय वहां बिताया, ये नेता लौटे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये नेता लौटे हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन की कमान चौथी पीढ़ी को दी गई है। तो प्रधानमंत्री की ये उपस्थिति ये भी संकेत करती है कि वक्त और परिस्थितियों के साथ पार्टी के साथ खड़े होकर चलने वाले ही अपनी पार्टी को, अपने संगठन को एक विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलते हैं। मनोज, मैं लौटता हूं थोड़ी देर से आपकी तरफ। प्रधानमंत्री ने इससे पहले बागेश्वर धाम जब वो वहां पहुंचे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण संकेत भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि केन बेतवा परियोजना यानी बुंदेलखंड जो जिसके लिए ये आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ से और ढके छुपे शब्दों में बीजेपी भी मानती है कि ये हिस्सा विकास की दौड़ में कुछ पिछड़ा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने टॉप प्रायोरिटी में, हमने इसको टॉप प्रायोरिटी में रखा और टॉप प्रायोरिटी में आकर हमने केन बेतवा योजना को मंजूरी दी। तो मध्य प्रदेश को लेकर
और महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या कुछ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बातें थी, जल्दी से सुन लेते हैं। आपको ध्यान होगा इनमें 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना भी थी। ये परियोजना कितने दशकों से लटकी हुई थी, कितनी सरकारें आई चली गई, हर पार्टी के नेता भी बुंदेलखंड आते थे, लेकिन यहां पानी की किल्लत बढ़ती ही चली गई। आप मुझे बताइए, पिछली किसी सरकार ने अपना वादा पूरा किया क्या? ये काम भी तब शुरू हुआ जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया। पीने का पानी और उसका संकट दूर करने के लिए भी 45,000 करोड़ की केन बेतवा योजना, कई सरकारें आई चली गई। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। सीधे चलेंगे मनोज अपने वरिष्ठ सहयोगी की तरफ। मनोज, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जी। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश कर गए हैं। लेकिन आप देखिए, मैं दूसरे गेट पर खड़ा हूं, क्योंकि वहां प्रवेश नहीं है मीडिया का, लेकिन यह पहला गेट है जिस पर मैं खड़ा हूं। और ठीक पीछे जहां लिखा सांसद विधायक पदाधिकारी बैठक, इसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। और यहां सामने ही एक प्रतिमा लगाई गई है कुशाभाऊ ठाकरे जी की। उस प्रतिमा का अनावरण करना है, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम तय होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में, यहां करीब 2 घंटे रहने वाले। पहले 6:10 पर यहां से रवाना होने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हुई है, लेट हुए। 4 बजे पहुंचना था, 3:55 पर। अब पहुंचते पहुंचते करीब 5:30 बज चुका है, इसलिए थोड़ी देरी हुई। तो प्रधानमंत्री यहां करीब 7:30 बजे तक रुकने वाले हैं। और हो सकता है इस समय में और तब्दीली हो जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोदी ये चाहते हैं कि बहुत अच्छे से संवाद हो सांसद विधायकों की। कई मंत्री और विधायकों से मेरी बात हुई जो भीतर मौजूद है, और उसी संवाद के जरिए काफी उम्मीदें भी है विधायक सांसदों को। लेकिन बड़ी खबर यही है शरद जी कि प्रधानमंत्री पहुंच गए। थोड़ी देर में संवाद की प्रक्रिया शुरू होगी। अब वो किस तरह होती है, क्या वो मंच से बोलेंगे और सामने विधायकों या सांसद से कुछ पूछना भी चाहेंगे, या सिर्फ अपनी बात कहेंगे? तो अपनी बात भी होगी और सांसद विधायक के मन की बात भी होगी। जितना हमने देखा है मनोज की, आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री सवाल भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो उनके विद्यार्थियों के साथ संवाद का उपक्रम हो, या खिलाड़ियों के साथ हो, या युवाओं के साथ हो। तो ज़रूर ऐसा लगता है कि कुछ सवाल मांगे गए होंगे, वो सारे सवाल पहले समझ लिए गए होंगे, ज़रूर कुछ प्रश्न आमंत्रित किए गए, क्योंकि लंबा समय 2 घंटे का समय है। यशपाल जी हमारे साथ हैं, उनकी एक क्विक रिएक्शन लेकर मैं आपकी तरफ आता हूं, आपसे जाना। जी यशपाल जी, प्रधानमंत्री मुझे लगता है कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, जिज्ञासाएं होंगी मन में, बीजेपी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मन में। जी देखिए शरद जी, मैं आपकी बात को, मनोज जी की बात को और आदरणीय दिनेश जी की बात को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से आप तीनों के जो विचार विमर्श हम तक पहुंच रहे हैं और अन्य पाठकों तक पहुंच रहे हैं। पूरा प्रदेश बंसल न्यूज को देख रहा है इस विशेष डिबेट में। देखिए दिनेश जी, आपने जो बात कही, आज की 119वां जो मन की बात का जो एपिसोड था माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसमें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जिसका कि अभी आपने कहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के प्रधानमंत्री जी का चिंतन और चिंता लगातार है, तो आज के उस मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि 8 मार्च को मैं पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति को लेकर के और कुछ मन की बात में उन्होंने अपनी बात की। दूसरा, मैं मनोज जी, शरद जी, मैं आपकी बात को भी दोहराऊंगा। आपने प्रारंभ में कहा देश के पहले ताकतवर शुमार प्रधानमंत्री आज भोपाल आ रहे हैं 2 दिन के लिए, हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। फिर मैं मनोज जी जो बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं कन्वेंशन सेंटर से, उन्होंने कहा कदम ताल करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए शरद जी, वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित मध्य प्रदेश की विधानसभा के सभी सदस्यों, राज्यसभा सांसदों को, केंद्रीय मंत्री को, और आज जिस प्रकार से विचार विमर्श होगा, कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जो ऑडिटोरियम है, जो कन्वेंशन हॉल है, मुझे लगता है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे जी का जो मन था, जो उनका सिद्धांत था, जो उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा वाले संगठन को लेकर के करते थे, और आज का दिन अगर शरद जी हम देखें तो संत का, सत्ता का और संगठन का समावेश है। और कल जब हम बात करेंगे तो
तो ये उद्योग निवेश का समागमन होगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश महाकुंभ है तो मध्य प्रदेश में भी निवेश को लेकर के बड़ा महाकुंभ है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपने आदरणीय गौतम जी को कहा कि निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है और उसके बाद उसको कोई उनका कोई प्रतिबद्ध नहीं हो जाता कि नहीं आप आए हैं तो आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, उद्योग लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे शरद जी कि ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि 2 दिन तक प्रधानमंत्री जी, शरद जी आप तो बहुत वरिष्ठ है, हमारे दिनेश जी बहुत वरिष्ठ है, आप बताइए कि पहले कभी कोई प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की इस धरा पर रात्रि विश्राम किया और वो भी राजभवन में? मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी 40-45 वर्ष हो गए, मैंने कभी सुना हो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने रात्रि विश्राम मध्य प्रदेश में किया हो और वो भी राजभवन में कोई विश्राम करेंगे। और कल की अगर आप तैयारी की बात करेंगे तो लगभग 30,000 एकड़ भूमि पर उद्योग लगेंगे, इसकी संभावना बलवित है। रायसेन, राजगढ़, भोपाल ये वे शहर, वे कस्बे और वे महानगर होंगे जहां पर उद्योगों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसको लेकर के सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब से सत्ता संभाले हुए, जब से दायित्व संभाले हुए हैं, आप देख रहे हैं एक दिन भी उनको चैन नहीं है और किस प्रकार से वे लगातार अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में भी और देश के बाहर भी। तो ऐसा लगता है कि ये जो संवाद आज होगा, ये संवाद कन्वेंशन हॉल में ऋषिवंत सांसदों की मौजूदगी, राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी, विधायक मंत्रियों की मौजूदगी, तो और जब राउंड टेबल पर आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नवाचार करते हैं, और मैं समझता हूँ शरद जी आज अपने आप में बड़ा नवाचार है मध्य प्रदेश की धरती पर कि देश के प्रधानमंत्री आज निर्वाचित प्रतिनिधियों से लगभग 2 घंटे तक चर्चा करेंगे और उसके परिणाम भी आएंगे। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो कन्वेंशन में जो प्रधानमंत्री जी के जो संवाद होंगे उसके बाद जो बातें चल करके आएगी, जो टिप्स दिए जाएंगे, जो दायित्ववान कार्यक्रम, जो जनप्रतिनिधि उनको जो लाइन दी जाएगी, सेवा का प्रकल्प लेकर के संकल्पों के साथ प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा जाए। और हमारा तो सौभाग्य शरद जी, देश का कोई प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में इतनी दफा नहीं आया है, तो तभी बार बार जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी। हाँ बिल्कुल सिसोदिया साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है ये कि प्रधानमंत्री के दौरे तो हुए हैं मध्य प्रदेश में। मैं आंकड़े देख रहा था तो नेहरू जी भी करीब 10-11 बार आए हैं मध्य प्रदेश, लेकिन जिस कॉज को लेकर वो आए हैं, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं प्रधानमंत्री, एक मिनट वो कैलकुलेट करके चलते हैं, और चूँकि सिर्फ वो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के फ्रंट लाइनर ताकतवर लीडर में शुमार हैं, उनका एक पैर तो विदेश यात्राओं के लिए ही समर्पित रहता है। इधर वो भारत आते हैं और फिर प्लान तैयार हो जाता है कि फॉरेन टूर उनके शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो मध्य प्रदेश आए हैं तो सारी कैलकुलेशंस के साथ आए हैं। जाहिर तौर पर वो कुछ कहना चाहते थे जनप्रतिनिधियों से, और ये एक नवाचारी प्रयोग है मुझे लगता है, जो मध्य प्रदेश से भले ही इसके पहले जैसा मनोज बता रहे थे कि कुछ और राज्यों में भी उन्होंने किया है, तो ये इसकी शुरुआत हो चुकी है कि अब प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी शासित सरकारों के जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, गवर्नेंस की टिप्स देंगे और ये बताएंगे कि आप सरकार में हैं तो वनडे वंडर मत रहिए, आप कम से कम 50 साल सत्ता में रहने का रोड मैप लेकर चलिए। ये कमाल सोच है, क्योंकि आमतौर पर सत्ता में आने के बाद 5 साल का ही रोड मैप नज़र आता है, उसके 5 साल की बात कम सोची जाती है। लेकिन बीजेपी 2047 तक का विजन सोचकर चल रही है और कहीं ये भाव लेकर चल रही है कि अगर कांग्रेस 40 साल रह सकती है तो हम 50 साल क्यों नहीं रह सकते। ये तो वक्त बताएगा। मनोज से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी से बातें की बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स ने, जिनमें कैबिनेट मंत्री भी हैं। इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री से भी उनकी चर्चा हुई। क्या कुछ कहा, कि क्या बातें होंगी, क्या सवाल जवाब होंगे, सुनिए। प्रधानमंत्री की मुलाकात होना है तमाम सांसद मंत्रियों से, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस समय हायर एजुकेशन यानी एक वो विभाग है जो युवाओं को रोजगार की बात करता है। ग्लोबल समिट भी हो रही है, बहुत सारी उम्मीद है। मेरे साथ इंदर सिंह परमार जी है, उच्च शिक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोग को, किस तरह के संवाद हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी सब विधायक और सांसदों से, पार्टी के पदाधिकारियों से यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। ये संवाद तो एक प्रकार से सरकार का और संगठन का तालमेल की दृष्टि से है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी का मार्गदर्शन सबको मिलेगा
तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी। ग्लोबल समिट को लेकर क्या सोच रहे हैं? हायर एजुकेशन को क्षेत्र में भी बहुत नई आपकी हायर एजुकेशन की नीति भी आई है, तो क्या उम्मीद है? और युवाओं के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है। देखिए, ग्लोबल जो समिट हो रहा है ये तो पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत अनुकूल वातावरण है और उसमें ये समिट का होना निश्चित रूप से सभी जो इन्वेस्ट करने वाले इच्छुक लोग हैं वो मध्य प्रदेश में आएंगे। उनको हम रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ हमारे यहाँ संभावना है और वो भी अपना अध्ययन करेंगे और उसके बाद अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक समिट होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़े स्तर पर लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। सबसे ज्यादा युवा आपके इससे जुड़े हुए, तो युवाओं को माने कि एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से इस ग्लोबल इसमें समिट में जो तैयारी है और हम सब जो इन्वेस्टर है उनके सामने जो प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई उस शिक्षा में भी किस किस प्रकार से अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के पार्ट में बहुत संभावना है। चलिए, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के पार्ट में बहुत संभावना है। इंदर सिंह है मंत्री हायर एजुकेशन के, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय के लिए ये बैठक तो बहुत महत्वपूर्ण है। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, मंसल न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री ने कई नवाचारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, लेकिन मैं जिस चीज़ को मेरी निगाह टिकती है, दिनेश जी से भी समझूंगा, और वो आज़ाद भारत में, स्वाधीन भारत में इंडिपेंडेंस के बाद 47 के बाद अब तक का सबसे बड़ा कदम था। और वो कदम था जिस पर हम अपनी अधिक जनसंख्या या जो चुनौतियां हैं आर्थिक मोर्चे की, उनसे उबरने के प्रयास करते हुए शायद तवज्जो नहीं दे पाए। वो था स्वच्छता। स्वच्छता एक बड़ा विषय था क्योंकि इससे सीधे स्वास्थ्य जुड़ता है, और स्वास्थ्य ऐसे जुड़ता है कि जिस देश में अस्वच्छता की वजह से स्वास्थ्य की चुनौतियां पैदा होती हैं, तो वहाँ जाहिर तौर पर सरकार का ही, व्यक्ति का ही पैसा खर्च होता है उसको ठीक करने में। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हाइजीन और हेल्थ ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। दिनेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को एक मुद्दा बनाया कि आज हम देखते हैं कि हमारा अपना इंदौर, वहाँ जाकर मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि कितना ये शानदार शहर है। भोपाल कैपिटल के लिहाज से हम देखते हैं कि देश में अपना स्थान रखता है। और एक प्रतिस्पर्धा उन्होंने छेड़ी, और अभी कुछ दिन पहले आए खट्टर साहब जो शहरी विकास मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने कहा कि अब रैंकिंग का भी तरीका हमने बदला है कि जो डोमिनेट कर रहे हैं उनका एक अलग हम रैंकिंग श्रेणी रखेंगे, जिससे बाकियों को ये कंप्लेंट ना रहे कि भैया ये तो यही ले जाते हैं, 7 बार से तो इंदौर ही ले जा रहा है, हमारी जगह क्या होगी। स्वच्छता को जिस तरह उन्होंने एक मुहिम, मुझे लगता है ये सदियों तक इस बात की याद रहेगी कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को एक मुद्दा बनाया। जी देखिए, स्वच्छता को यदि आप देखेंगे तो हम गांधी जी के चश्मे को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, क्योंकि एक बड़ा सिंबल एक स्वच्छता का गांधी जी का जो चश्मा है, और गांधी जी का जो भूमिका जो रही स्वच्छता में, उसे मुझे लगता है कि उसको हम इग्नोर करके किसी और की बात कर भी नहीं सकते। और जब गांधी जी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी में होता है तो उसके बड़े व्यापक राजनीतिक संदेश होते हैं जी, क्योंकि ये कांग्रेस की राजनीति तो यही रही है कि गांधी जी की आइडियोलॉजी से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है जी। ये तो लगातार उसको टारगेट करते रहे। तो जो मोदी जी का सोच था वो गांधी जी की सोच के करीब था। वो भी गुजरात से थे, सारा उनका जो जिस तरह से उन्होंने गांधी जी को करीब से उनकी जो चीज़ें देखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एक प्रायोरिटी पर रखा। जब पहला कार्यकाल उनका आया तो सबसे पहले स्वच्छता को रखा। इसके पहले भी मिशन चल रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था जी। कांग्रेस सरकार में भी मिशन चल रहा था, लेकिन वो मिशन कैसा था कि आप कोई टॉयलेट को लेकर कोई सरकार बजट नहीं देती थी, वो सोचती थी कोई हमारा काम है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं, सोच सरकार में स्वच्छता को लेकर सोच बदलना बहुत महत्वपूर्ण था, और उसी सोच को उन्होंने बदल के दिखाया। और हर शहर में एक प्रतिस्पर्धा उन्होंने स्थापित की कि आप अपना शहर स्वच्छ रखिए। शहर तब स्वच्छ होगा जब आपका घर स्वच्छ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसी के लिए की कि ताकि जो है हमारे यहाँ जो लोग आते हैं देश में, अभी भी जो कहते हैं ना कि जो भारत देश में गरीबी है या भारत देश में सफाई नहीं होती, कूड़ा करकट है, जब पर्यटक आते हैं, जब आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एक बड़ा व्यापक नज़रिया होता है, वो उन्होंने स्वच्छता के जरिए उसे कहीं ना कहीं
एक हल करने की कोशिश की बहुत सारी चीज़ों को, जो खासकर ग्रामीण भारत के जो मुद्दे थे उनको हल करने की कोशिश। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भोपाल में हैं, ईश्वर धाम पहुँचे, जहाँ युवा संत, देश के चर्चित संत, बल्कि दुनिया के चर्चित संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कैंसर जो उनके योगदान से बन रहा है, वहाँ उन्होंने शिलान्यास किया। और उसके बाद उनका भाषण हम उम्मीद कर रहे थे कि ये एक ऐसा भाषण होगा जिसमें एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मिलेगा, वो सब तो था ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कई सामाजिक संदेश और उन लोगों पर हमला भी बोला। अपेरेंटली, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुंभ में जिस तरह के कुछ मसले उठे, चाहे वो पानी की शुद्धता की बात हो या फिर वहाँ जो मृत्यु कुंभ कहा ममता बनर्जी ने, और विपक्ष के कुछ प्रमुख नेताओं ने वहाँ जो स्टैम्पेड था, भगदड़ था, उसको लेकर निशाना साधा है बीजेपी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर, उसकी तरफ उन्होंने कुछ अपेरेंटली संकेत करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है, हमेशा हिंदू धर्म पर, उसके मान बिंदुओं पर निशाना साधा जाता रहा है और ये एक बड़ा षड्यंत्र रहा है और इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सुनिए एक बार क्या कुछ कहा था उन्होंने। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि विदेशी ताकतों को भी उन्होंने शामिल किया, क्योंकि अभी रिसेंटली आप और हमने देखा कि बाइडेन सरकार पर, अमेरिका की जो पिछली सरकार थी, ऐसा आरोप लगा कि काफ़ी बड़ा फंड बीजेपी सरकार को यहाँ आगे बढ़ने से रोकने के लिए इलेक्शन में, वहाँ से आरोप लगा है कि कथित रूप से वो फंडिंग अमेरिका से पिछली सरकार जो थी, ट्रम्प के पहले जो बाइडेन की सरकार थी, वहाँ से ये मोबिलाइज हुआ और उसको लेकर भारत में कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया था, जिस पर काफ़ी राजनीतिक गर्मा गर्मी भी हमने देखी। दिनेश जी, ये भी देखिए, एक उन्होंने जवाब भी दे दिया, नाम नहीं लिया कुंभ का। कुंभ पर लगातार अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कुछ दूसरे नेता मुखर रहे हैं। राहुल गांधी जी का कई बार प्लान बना, लेकिन क्या कारण है नहीं जा पाए, ये तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी जानते होंगे। लेकिन बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि अब खुद प्रियंका उत्तर प्रदेश में अपने जहाँ से उनका ट्रेडिशनल एक लोकसभा सीट रही है, वहाँ से वो सांसद हैं, तो उम्मीद थी कि कम से कम प्रियंका तो ज़रूर ही जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहकर फिर बताया कि राजनीतिक दल भी जो हैं वो भी सनातन पर निशाना साधते हैं और विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीति, जो हमने पहले भी कहा ना कि उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो इशू है, उनका जो वोटर है, वो उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इसे कैसे व्यस्त रखना है और क्या करना है। देखिए, ममता बनर्जी का इशू कुंभ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप देखिए ना कि कांग्रेस भी जिस चीज़ को लेके हम देखते हैं कि राजनीति कर रही है कि SC ST माइनॉरिटी की जो पॉलिटिक्स होती है, जिसका ये देखते हैं ना कि 50-55% का जो गुणा भाग वो लगाया करती थी, वो तो ध्वस्त हो चुका है। तो सबके अपना अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक को लेकर सब राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो राजनीति है वो भी वोट बैंक को लेकर, उसको हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक से अलग हट के कोई काम कर रही है। वो अपने वोट बैंक के लिए कर रही है, ममता बनर्जी कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रधानमंत्री ने ये बात कहकर बहुत साफ कर दिया है कि चाहे ये स्टालिन हो जो डेंगू और मलेरिया बताते हैं सनातन को, या फिर ममता बनर्जी हों जो मृत्यु महाकुंभ बोलती हैं, या लगातार अखिलेश यादव जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, अपेरेंटली उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री इधर भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हैं और उधर पाकिस्तान का भारत का मैच है, 7 विकेट हो चुके हैं और मैसेज
शायद प्रधानमंत्री भी ये दें कि स्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो। जिस तरह भारतीय क्रिकेट टीम और फैंस इस समय बहुत आनंद में है कि लगभग 6-7 ओवर बचे हैं और टीम अब 200 पर पाकिस्तान को समेट दिया है हमने, 210, 220 या मैक्सिमम 225 पर। लेकिन ज़िंदगी, क्रिकेट और पॉलिटिक्स गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़ है, शानदार अनिश्चितताओं के खेल हैं ये सब, कि कब बाजी पलट जाए। दिनेश जी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा होगा, दुनिया देश की सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी, जिसका इतना मजबूत नेटवर्क है देश में आज भी, लेकिन वो जिस तरह से फिसली है, तो गलतियां तो की हैं या ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा होगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो बात वही है कि मुद्दे की बात है, लीडर्स की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चेहरे की राजनीति को आगे किया है, मुद्दों को आगे किया और अपना जो एजेंडा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले उतनी आक्रामक नहीं थी धर्म को लेकर, अब वो लगातार उसी पर बात करती है। अब जो आप जिक्र कर रहे थे कि स्टेलिन को हिंदू धर्म से क्या लेना देना है, उनके राज्य में उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी बयान देते हैं और इसका रिएक्शन कहाँ होता है? उत्तर भारत में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने 250 सीटों की जो लोकसभा की है उस पर अपना जो अपने लिए महत्वपूर्ण मांग मानती है, इसीलिए उनका जो है जिक्र होता है। ममता बनर्जी की भी यहाँ स्टेट में भी वही है। आप देखिए अभी भी बिहार की राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है ना कि दिल्ली की तरह वो बिहार में कितना जो है उसमें आते हैं, कितना बहुमत मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो है राजनीतिक संदेश उनको जो देना था वो मुझे लगता है बहुत क्लियर मैसेज है कि वो किस तरह की राजनीति अब आगे होने वाली है। प्रधानमंत्री का एक और शिवांगी हमने अंदाज आज देखा कि बहुत ही लाइटर वेन में भी वो गए। आपने भी देखा होगा कि बागेश्वर धाम जब वो पहुँचे तो जो उनका अंदाज था, जैसे उन्होंने कहा मैं बारात में आऊँगा भाई आपकी, ये कहना, और फिर उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की माता जी के लिए कहा कि एक पर्चा भी बजरंगबली को लेकर, तो मुझे लगता है कि एक मौका है कि उनका वो अंदाज भी हम दर्शकों को दिखाएं और उनको बताएं। तो आप बताइए क्या जी। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बात जिक्र किया उन्होंने कि मैंने भी आज पर्चा निकाला, देखना चाहता था कि दादा गुरु हनुमान दादा मेरी बात सुनेंगे या नहीं, और उस पर्चे में उन्होंने जो बात कही उसे देखकर सभी लोग ना सिर्फ हैरान रह गए कि प्रधानमंत्री भी ऐसे चुटकी ले सकते हैं, बल्कि उन्होंने भी ठहाके लगा के ये कहा कि ना सिर्फ शादी में आऊंगा, इस कैंसर अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भी 2 बार मैं अब बागेश्वर धाम आऊंगा। और क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए, हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। तो जिस तरह से आप देखिए शरद जी, एक बात उन्होंने ये भी कही है कि हर चीज़ पहले से निर्धारित होती है और सही समय पर ही चीज़ें होती हैं। शायद एक और मैसेज भी उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन ये अंदाज प्रधानमंत्री का पहली बार मंच पर नजर आया। बिल्कुल, और एक छोटी सी बात मैं शेयर कर दूं, हम 2015 में मध्य प्रदेश के पत्रकारों का एक दल दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री से मिलने का हमको मौका मिला, और हम सब ने उनसे पूछा कि आप क्या टिप्स देंगे। तो उन्होंने कहा कम्युनिकेशन की बॉन्डिंग बड़ी मजबूत रखिए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब तक मैं टेलीफोन खुद उठाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी फ़ोन खुद ही उठाते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसके पहले जो कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी भी आदत है कि फ़ोन उठाते हैं। उन्होंने कहा इसका लाभ क्या मिलता है कि एक बार मुझे रात 3:30 बजे मेरा फ़ोन बजा, मैंने उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि आपने मुझे पहचाना, मैं आपका कार्यकर्ता हूँ। तो मोदी जी ने कहा, मैं थोड़ा झुंझलाया, मैंने कहा भाई ये बताने के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हो 3:30 बजे। उसने कहा नहीं, मेरे घर के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। मोदी जी ने कहा अचानक मेरी नींद उड़ गई।
मैंने कहा कैसा धमाका, क्या बम फटा है? उसने कहा नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन है, कोई दुर्घटना हुई है। मोदी जी ने कहा कि इस सूचना को फर्स्ट हैंड मिलने की वजह से मैंने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को तुरंत मौके के लिए रवाना किया और मैं खुद 3:30 बजे ये सूचना मिली और मैं सुबह 6 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया था और हमने 8 बजे तक घायलों को समुचित ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और रेल यातायात वहां सामान्य कर दिया था। और फिर उन्होंने हंसते हुए बताया कि तत्कालीन जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मोदी जी तो जादूगर हैं, ये बर्फ से पटरी साफ किया है, कोई भी चिन्ह छोड़ा नहीं है, एकदम चकाचक कर दिया, ये जादूगरी करता है नरेंद्र मोदी। मोदी जी की विटी, उनका ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है शुभांगी, वो बहुत लाइटर वेन में रहते हैं, हमें लगता ज़रूर है वो है उनकी पर्सनैलिटी, बड़े गंभीर दिखते हैं मंच पे, लेकिन दिनेश जी वो बहुत आनंद उठाते हैं, बहुत हंसते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं, बहुत लाइव हैं। जी शुभांगी। बिल्कुल, और जिस तरह से आप देखिए शरद जी, अब वो घड़ी आ चुकी है और इस वक्त मुझे लगता है वहां चर्चा भी चल रही होगी जब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सभी विधायक और सांसद उनसे ना सिर्फ चर्चा कर रहे होंगे बल्कि उन्हें कुछ मंत्र भी मिल रहे होंगे जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद जी आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।